हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस टीकमगढ़ में। ये नाउन का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम फिर से कुछ नए नियम सीखेंगे। लेकिन उसके पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें और उनके जीवन में ये काम आए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास नाउन। तो साथियों, आपको स्क्रीन पर रूल नंबर 6 नज़र आ रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है हाइफिनेटेड नाउन्स का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में नहीं किया जाता। अब सबसे पहले तो ये बात आती है कि हाइफिनेटेड नाउन्स कहते किसे हैं। तो देखें, इस पहले एग्जाम्पल को देखें, फिर मैं ये रूल को समझाता हूँ। ए नंबर का एग्जाम्पल देखिए, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स। तो 100 और रुपीज़ के बीच में एक ये मार्क लगा हुआ है, इसी मार्क को हम लोग हाइफन कहते हैं। तो ऐसे नाउन जिनमें ये हाइफन लगा होता है, उन नाउन्स को हम कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस पूरा पढ़िए दोबारा से, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स। तो इसमें हाइफन लगा हुआ है 100 और रुपीज़ के बीच में। तो ये 100 रुपीज़ जो है वो हाइफनेटिक नाउन हो गया। ठीक है, इसमें हम रुपीज़ को प्लूरल नहीं लिखेंगे, हम रुपीज़ को सिंगुलर ही लिखेंगे क्योंकि हाइफन लगा हुआ है। तो सही सेंटेंस हो जाएगा ही गेव मी 200 रुपी नोट्स। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखें, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। तो देखिए 5 और स्टार्स के बीच में फिर से हाइफन लगा हुआ है और इस हाइफन की वजह से ही हम स्टार्स को स्टार में चेंज करेंगे। सही सेंटेंस हो जाएगा ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स। ठीक है साथियों, तो जहाँ पर ये हाइफन लगा होता है उस नाउन के साथ हम प्लूरल नाउन यूज़ नहीं करते। ठीक है साथियों, उस नाउन को हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, ना कि प्लूरल। ठीक है, आगे बढ़ें अगले रूल की तरफ। जिनको ये रूल समझ में ना आया हो, एक बार और दोबारा से वीडियो को पीछे करके इसको समझें तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर 7 में हम कुछ ऐसे नाउन सीखने वाले हैं जिन्हें हम सामान्यतः बोलचाल की भाषा में बहुत गलत यूज़ करते हैं। और बोलचाल में कुछ भी सही गलत वैसे तो होता नहीं है क्योंकि वहाँ पर ग्रामर का यूज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। पर जो हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो या मध्य प्रदेश का कोई एग्ज़ाम हो, किसी स्टेट का कोई प्रोग्राम हो, एग्ज़ाम हो, तो उसमें हम इनका गलत प्रयोग नहीं कर सकते। तो देखें क्या लिखा हुआ है। कुछ नाउन्स का प्रयोग बोलचाल की भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना बिल्कुल गलत होता है। तो साथियों देखेंगे कौन कौन से नाउन हैं और उनका प्रयोग करना गलत क्यों है। देखिए, जनरली हम बोलते हैं कि ये मेरा कज़िन ब्रदर है, कज़िन सिस्टर है। ये गलत होता है। चाहे वो ब्रदर हो या सिस्टर हो, उसे हम कज़िन ही बोलेंगे। ठीक है साथियों, लिखने में कभी भी हम कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर्स नहीं बोलते। दूसरा देखें, पिक पॉकेटर। तो पिक पॉकेटर कौन होता है भाई, बताइए जी? जेब काटने वाला, है ना, चोर होता है एक तरह से। पर इसको हम पिक पॉकेटर नहीं बोलते, पिक पॉकेट बोलते हैं। इसी तरह हम गुड नेम नहीं बोलेंगे, हम केवल नेम बोलेंगे। ठीक है साथियों, अब ऐसे ही 4th नंबर का एग्जाम्पल देखिए, बिग और स्मॉल ब्लंडर नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ब्लंडर का मीनिंग पहले से ही है बड़ी भूल। जब बड़ी भूल हम पहले से ही बोल रहे हैं ब्लंडर में, तो इसके आगे हम बिग और स्मॉल नहीं लगा सकते हैं, फिर मीनिंग बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ी बड़ी भूल हो जाएगा। ठीक है, या छोटी बड़ी भूल हो जाएगा, जबकि ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी भूल। इसलिए यहाँ पर बिग या स्मॉल नहीं लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों,
अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं 5 नंबर का स्ट्रॉन्ग ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है एक तरह की हवा होती है जो बहुत ही लाइट बहती है, बहुत ही जेंटल होती है। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? ताकतवर। और भाई जो ब्रीज होती है ये ताकतवर होती ही नहीं है। हाँ, विंड ताकतवर हो सकती है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज लिखना गलत है, लेकिन स्ट्रॉन्ग विंड लिखना सही है। ठीक है साथियों, ब्रीज मतलब बिल्कुल ऐसी हवा जिसको हम धीमी धीमी हवा आ रही है और मज़ा आ रहा है उसमें, उसको हम बोलते हैं ब्रीज। ठीक है। देखिए बैड ड्रीम, बैड का मतलब होता है बुरा और ड्रीम का मतलब होता है सपना। भाई बैड ड्रीम नहीं बोलते हैं इसको, इसके लिए अलग ही नाउन है इंग्लिश में, जिसको हम कहते हैं नाइटमेयर। नाइटमेयर मतलब डरावने सपने, बुरे सपने। ठीक है साथियों, तो ये नाउन आप ध्यान रखेंगे, जो लेफ़्ट साइड लिखे हुए हैं ये गलत माने जाते हैं और राइट साइड जो लिखे हुए हैं ये सही माने जाते हैं। उम्मीद है आज से आप इनका सही प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, नीचे एक और पॉइंट दिया गया है, निम्नलिखित नाउन्स में भी हम कंफ्यूज होते हैं। कौन कौन से नाउन है भाई? हम फ्लोर किसे कहेंगे और ग्राउंड किसे कहेंगे? तो फ्लोर का मतलब होता है फर्श। हमारे घर में टाइल्स का हो सकता है, सीमेंट का हो सकता है, कच्चा हो सकता है, उसको हम फ्लोर्स कहते हैं। ठीक है। लेकिन ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन। ठीक है साथियों, तो फ्लोर का मतलब फर्श, ग्राउंड का मतलब ज़मीन। इसी तरह अब दो बातें और आती हैं, दो वर्ड्स और आते हैं, एक तो स्किल और दूसरा वर्ड आता है आपका टैलेंट। स्किल क्या है? जैसे कि सपोज़ आपको अभी इंग्लिश नहीं आती है, ग्रामर उतनी अच्छी नहीं आती है, पर अगर आप कंटिन्यू क्लासेस लेंगे तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर बाद आप इंग्लिश में मास्टर हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, कोई ऐसी चीज़ जो आप में नहीं थी आपने उसको डेवलप किया बाय प्रैक्टिस, अभ्यास से आपने उसको ग्रो कर लिया, तो वो कहलाती है स्किल। इसको हम सीख कर प्राप्त करते हैं। अब टैलेंट, टैलेंट ये इनबॉर्न होता है। इनबॉर्न मतलब जन्म से ही होता है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा डांसर होता है, भले ही उसने डांस नहीं सीखा लेकिन डांस बहुत अच्छा कर सकता है। कोई व्यक्ति गाता बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये टैलेंट होता है, ये जन्म से प्राप्त होता है और स्किल हम सीखते हैं, सीख कर डेवलप करते हैं। ठीक है। दो और वर्ड देखेंगे हम, एनवी, ईर्ष्या, जो दूसरे की चीज़ों को देखकर हो उसको हम कहते हैं एनवी। ठीक है साथियों, ईर्ष्या जो दूसरों की चीज़ों को देखकर हो, जैसे आपके दोस्त ने एक नई कार ले ली, तो कुछ लोग, आप लोग तो नहीं, खैर कुछ लोग दूसरे की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा जलते हैं कि भाई उसने ऐसा क्यों कर लिया, तो उसको एनवी बोलेंगे। जेलसी क्या है? देखिए ईर्ष्या जो अपनी चीज़ों को खोने के डर से होता है, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। दूसरा कोई चीज़ प्राप्त कर रहा है, हम उससे जल रहे हैं, उसको एनवी कहेंगे। और हमारी चीज़ खोने का जो डर है, उससे जो ईर्ष्या पैदा होती है, उसको हम जेलसी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो बहुत अच्छा चैप्टर नाउन, बहुत सारे वर्ड्स आपको सिखा के जाएगा। बने रहें मेरे साथ इस पूरे चैप्टर में, और बहुत ही सारे हम वर्ड्स सीखने वाले हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। हमारा रूल नंबर 8 कहता है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, कि कुछ नाउन जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके पहले किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण यानी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता हो तो इन नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जाता। इस रूल को कुछ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जैसे हम बात करें पेयर की, देखिए थर्ड लाइन में पेयर लिखा हुआ है, बात करें पेयर की तो पेयर का मीनिंग क्या होता है? जोड़ा, दो। स्कोर, ग्रॉस, स्टोन, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ये वास्तव में प्लूरल यूज़ होते हैं। लेकिन जब इन्हीं शब्दों के पहले कोई संख्या बताने वाला, नंबर बताने वाला कोई शब्द आ जाए तो इनको प्लूरल नहीं लिखा जाता है। इसको हम कुछ ऐसे समझेंगे कि देखिए एग्जाम्पल नंबर ए में, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़। अब देखिए पेयर्स बिल्कुल बोल सकते हैं और पेयर का मीनिंग भी प्लूरल ही होता है।
लेकिन यहाँ पर देखें, क्या ये सेंटेंस सही है? आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़, क्या इसको हम बोल सकते हैं पेयर? बताएं, सही है या गलत है ये सेंटेंस? आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़, बिल्कुल ये सही है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया गया है तो ये पेयर्स लिख सकते हैं। वैसे तो देखिए पेयर मतलब होता है जोड़ा, लेकिन जब इसके पहले 2 हो गए हैं जो जोड़े तो हमने इसको एस लगा दिया है। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में हम हंड्रेड्स नहीं कर पाएंगे साथियों। क्यों नहीं कर पाएंगे? देखें, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली। तो देखें 200 लिखा हुआ है, 105 लिखेंगे जब भी हम 100 रुपीज़ ही बोलते हैं, है ना। 1000 रुपीज़ ही बोलते हैं, बल्कि मिलियन रुपीज़ बोलते हैं, लेकिन हम इन 100, 1000 या डजन को प्लूरल नहीं बनाते हैं। इनको हम सिंगुलर ही यूज़ करते हैं जब इनके पहले एक संख्या बताने वाला शब्द आता हो। ठीक है साथियों। अब तीसरा देखिए, सी परचेज्ड 3 डजन पेंसिल्स। तो देखिए उसने खरीदी 3 दर्जन पेंसिलें। हिंदी में भी बोल रहे हैं 3 दर्जन पेंसिलें, ना कि 3 दर्जनों पेंसिलें। बात समझ में आ रही है? तो ये डजन है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, ऐसे जो शब्द हैं अगर इनके पहले कोई संख्या बताने वाला शब्द अगर आए तो इसको हम सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, डजन, 100, 1000, मिलियन आदि को। देखें नेक्स्ट, और ही हैज़ ऑलरेडी डिनोटेड 5000 रुपीज़। देखिए 1000 के पहले 5 आ रहा था, संख्या बताने वाला शब्द आ रहा था, इसलिए हमने 1000 बोला, ना कि थाउजेंड्स बोला। ठीक है साथियों, आ गई मेरी बात आपकी समझ में? चलिए आगे बढ़ा जाए। लेकिन एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि जब इन सभी नाउन के पहले कोई संख्या बताने वाला शब्द आ रहा होगा तो हम इनका प्लूरल नहीं बनाते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। लेकिन इनका प्लूरल यूज़ किया जाता है, कब किया जाता है? जब इनके बाद, इन नाउन के बाद ऑफ का यूज़ किया गया। ठीक है साथियों, याद रखेंगे, यदि इन नाउन्स के बाद ऑफ का यूज़ किया जाता है तो इनका प्लूरल फॉर्म यूज़ किया जाएगा। जैसे उदाहरण देखें, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल कम टू सी द फेयर। तो ये कि देखिए यहाँ पर 100 के पहले कोई संख्यावाचक शब्द नहीं आया है, न्यूमरल एडजेक्टिव नहीं आया है, इसलिए हमने इसको प्लूरल कर दिया है। और एक और इसको प्लूरल करने का रीज़न ये है कि इसके पीछे ऑफ आ रहा है। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए, ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़। अब देखिए कितने मिलियन किए इसने, ये तो हमें नहीं बताया है। तो यहाँ पर मिलियन किए तो है, तो एक तो बात तो ये इंडेफिनिट हो गया, दूसरा इसके पीछे फिर से ऑफ आ गया। तो सीधी सी बात ये है, यदि इन नाउन के पहले कोई संख्या बताने वाला शब्द आता है जो कि इन्हें डेफिनेट करता है, निश्चित करता है, तो हम इनका सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। और इनके पहले कोई संख्या बताने वाला शब्द नहीं आता है, यानी ये इंडेफिनिट है, और दूसरा इनके पीछे ऑफ दिया गया है, तब हम इनका प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ा जाए। चलिए, स्क्रीन के बॉटम में आप 9 नंबर का रूल देख रहे होंगे, और ये रूल कहता है कि यदि किसी प्रीपोजिशन के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, यदि सेम नाउन आएगा तो वो नाउन दोनों ही तरफ सिंगुलर होगा। देखिए इसको इसके अनुसार भी पढ़ लेते हैं, हमारे नोट्स के अनुसार क्या लिखा हुआ है। यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ हो और फिर से वही नाउन रिपीट हुआ हो तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। अब देखें आप एग्जाम्पल, टाउन आफ्टर टाउन। तो देखिए आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, इसके लेफ्ट में भी टाउन आया है और राइट में भी टाउन आया है, तो दोनों ही तरफ कैसा लिखा गया है? सिंगुलर। इसी तरह रो अपॉन रो भी एग्जाम्पल में, रो भी देखिए सिंगुलर है और यहाँ भी अपॉन के बाद रो सिंगुलर है।
थर्ड में देखें डोर टू डोर, तो यहाँ पर भी टू के दोनों साइड जो नाउन आया है सेम आया है और वो सिंगुलर आया है। डी एग्जाम्पल देखें शिप आफ्टर शिप, देखिए शिप यहाँ भी सिंगुलर है और शिप यहाँ भी सिंगुलर है। तो जब किसी प्रीपोजिशन के दोनों साइड कोई नाउन आए और वो एक ही नाउन हो, सेम नाउन हो, तो वो सिंगुलर यूज़ किया जाता है, ना कि प्लूरल यूज़ किया जाता है। ठीक है साथियों, एग्ज़ाम में ये होता क्या है कि ये हमें कहीं एक जगह पर हमें इसको सिंगुलर या प्लूरल की जगह एक जगह प्लूरल कर देते हैं या दोनों जगह प्लूरल कर देते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ना सिंगुलर प्लूरल होता ना प्लूरल प्लूरल होता, इसको केवल हम सिंगुलर सिंगुलर ही यूज़ करते हैं। दोनों साइड जो नाउन आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। साथियों, नाउन के पहले वीडियो में हमने नाउन के 5 प्रकार भी जाने थे। उनमें से एक प्रकार था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसे हम समूह का नाम भी कह सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर के दौरान आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बहुत सारे कलेक्टिव नाउन बताऊंगा। तो स्क्रीन पर आपको जो कलेक्टिव नाउन्स की लिस्ट दिख रही है, इसमें 37 कलेक्टिव नाउन हैं और सारे ही एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको 37 कलेक्टिव नाउन नज़र आ रहे हैं। इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन्हें याद कर पाएँ। और ये आज आपका होमवर्क भी है, आप आज के दिन में इन सभी कलेक्टिव नाउन्स को याद करेंगे। देखिए इन्हें याद कैसे करते हैं, तरीका मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे पहला एग्जांपल आप सभी देखें, क्या लिखा हुआ है, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। तो ये जो बैंड है ये आपको याद करना है। बैंड समूह होता है, किसका समूह होता है, म्यूजिशियंस का। म्यूजिशियंस मतलब संगीतकारों का समूह। तो एग्ज़ाम में यही आता है, खालिस्तान बन के आएगा या क्वेश्चन बन के आए, कैसे भी बन के आए, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस क्या होता है, बैंड। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्टर्स का ग्रुप क्या कहलाता है, बोर्ड कहलाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। इसी तरह देखिए 17 नंबर का क्रू ऑफ सेलर्स। सेलर्स कौन होते हैं, नाविक, तो नाव चलाने वाले होते हैं। इनका जो ग्रुप होता है उसको क्रू कहते हैं। इसी तरह लोगों के समूह को क्राउड या मॉब कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हैं, कुछ रिपीट भी होंगे, तो इनको अच्छे से याद करें। ये आज आपका होमवर्क है। इस स्क्रीन का एक बार स्क्रीनशॉट और ले लें। कुछ शब्द जो 30 से 37 तक हैं ये ढक रहे थे मेरे वीडियो की वजह से, तो दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और शब्दों को अच्छे से नोट करें। अब वीडियो के लास्ट में हम लगे हाथ नाउन का जेंडर भी पढ़ ही लेते हैं। हिंदी में इन्हें हम लिंग कहते हैं, इंग्लिश में इन्हें हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में 3 लिंग होते हैं, शायद मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर इंग्लिश में जो जेंडर होते हैं वो 4 होते हैं। जेंडर को 4 भागों में बांटा गया है, बहुत आसान है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला जो जेंडर होता है उसे हम बोलते हैं मस्कुलाइन जेंडर। मस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, देखिए हिंदी में इसको पुल्लिंग कहा जाता है। ऐसे नाउन जो मेल सेक्स को व्यक्त करें उसे हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि टाइगर, पावर, वायलेंस, फादर, सन, समर, टाइम, थंडर, ये सब क्या है, इन्हें मस्कुलाइन जेंडर कहा गया है। अब आप कह सकते हैं कि भाई सन का तो कोई जेंडर होता ही नहीं है, फिर हमने इसको मस्कुलाइन क्यों माना। उसका कारण ये है कि इंग्लिश एक भाषा है और हर भाषा में काव्य की रचना की जाती है। तो जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं नेचर की, जैसे कि टाइम, समर, सन, थंडर, जो पावरफुल होती हैं उन्हें हम जनरली मेल मान लेते हैं, और जो शांत हैं, कोमल हैं नेचर की, ऐसी सभी चीज़ों को हम फेमिनाइन जेंडर मान लेते हैं। ठीक है साथियों, तो मस्कुलाइन जेंडर में ये सारे मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। जिनसे पुरुष जाति का ज्ञान हो उन्हें हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। दूसरा है फेमिनाइन जेंडर, इसको हम स्त्रीलिंग भी कहते हैं। ऐसे नाउन जिनसे हमें स्त्री जाति यानी फीमेल सेक्स का ज्ञान हो उनको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि टाइग्रेस, वुमन, लायनेस, मदर, सिस्टर,
पीस, नेचर, अर्थ, गॉडेस एटसेट्रा। ठीक है साथियों। थर्ड जो जेंडर होता है इसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन मतलब जो स्त्री और पुरुष यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर पाए। जैसे कि आप देख रहे हैं चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट, स्टूडेंट, कजिन। कजिन अभी आपने पढ़ा था। इन्फेंट मतलब होता है शिशु, थीफ मतलब चोर, नेबर मतलब पड़ोसी। तो ये सारे वर्ड्स मेल के लिए भी यूज़ हो जाते हैं और फीमेल के लिए भी। ठीक है साथियों, तो इसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। और लास्ट में आता है हमारा न्यूटर जेंडर। इसको हम हिंदी में नपुंसकलिंग बोलते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में ही याद रखना है। सभी निर्जीव चीज़ों के नाम इस जेंडर में आते हैं, यानी ऐसी सभी चीज़ें जिनमें जान नहीं होती, जो नॉन लिविंग हैं, उन सभी को हम न्यूटर जेंडर कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कॉपी, बुक, चेयर, रूम, टीवी, बॉक्स, बेड, कार, ये सब हो गए हमारे न्यूटर जेंडर। ठीक है साथियों, तो 4 जेंडर कौन कौन से सीखे हमने। मस्कुलाइन पुरुष जाति को बताता है, फेमिनाइन स्त्री जाति को बताता है, कॉमन पुरुष और स्त्री जाति दोनों को बताता है, और न्यूटर ये निर्जीव वस्तुओं को बताता है। तो ये 4 तरह के जेंडर आज हमने देखे, और इनको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अगली क्लास में कि कहाँ से क्वेश्चन निकलता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी स्वस्थ रहें, घर पर रहें। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू।